ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब कोई बंदा नहीं तो पेशेंट बेड में लेट के बैठने के लिए ट्राई कर रहा है और खड़ने के लिए ट्राई कर रहा है, वो टाइम में उसको सर चकरा रहा है। जब बैठेगा नहीं तो खड़ेगा, वो टाइम में 3 मिनट के अंदर यह आएगा, उसको सर चकरा है। तो ये हुआ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मतलब उसका बीपी कम हो रहा हो टाइम। बीपी जब बढ़ेगा वो हाइपरटेंशन, वो सबको पता है। तो नॉर्मल बीपी कितना होता है? नॉर्मल बीपी जो है 120 टू 80, 120 सिस्टोली, डायस्टोली 80, ये है नॉर्मल बीपी। तो जब हम लेटते हैं तो बीपी थोड़ा कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, और जब खड़े हो जाते हैं और लेट के बैठते हैं तो बीपी थोड़ा कम हो जाएगा। तो लेटने से ज्यादा, खड़ने से कम। और ये पल्स रेट, हार्ट बीट, इसका ऑपोजिट रहेगा। मतलब लेटने के टाइम में नॉर्मल रहेगा, खड़ने के टाइम में ज्यादा रहेगा। कितना, ये मैं समझाऊंगा। लेटने का और खड़ने का बीपी का डिफरेंस जो है नॉर्मल बंदे में 4 मिलीमीटर। लेटने का और बैठने का, खड़ने का बीपी का डिफरेंस, पल्स रेट का डिफरेंस जो है 10 से लेके 30 मिनट तक। पहले मैं आपको नॉर्मल चेंजेस बताऊंगा एक बंदे में, तब आपको समझ में आएगा कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया, लेटने के टाइम में बीपी ज्यादा रहता है, नॉर्मल कितना बता दिया, वो नॉर्मल रहेगा उतना रहेगा, और हार्ट रेट नॉर्मल है। तो खड़ने के टाइम में उसका बीपी लो होगा। क्यों? ग्रेविटी की वजह से जितना भी ब्लड है उसका 500 से 1000 ml तक, तकरीबन 1 लीटर, समझो एवरेज 600 ml, वो ग्रेविटी की वजह से, खड्डे की वजह से वो पांव की तरफ चले जाएगा। तो ये 3 मिनट के अंदर अगर जो ये ठीक नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इतना खून जब पांव की तरफ चले जाएगा, क्या होता है कि गले में थोड़ा रिसेप्टर्स है। अगर जो ये रिसेप्टर्स सर्कुलेशन को नॉर्मल करने नहीं हुआ तो हार्ट रेट बढ़ हार्ट का पंपिंग जो है कम हो जाएगा, हार्ट से ब्लड कम बाहर निकलेगा और कम ब्रेन तक पहुंचेगा। ब्रेन में जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो गिडीनेस आने का चांसेस है। तो नॉर्मल बंदे में लेट के बैठेंगे, खड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी वो खड़ेगा ब्लड तो पांव में जाएगा ही जाएगा ग्रेविटी की वजह से। तो नॉर्मल बंदे में उसका कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म होता है। क्या होगा? उसी टाइम में गले में जो भी रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होके हार्ट को मैसेज भेजेगा कि ज्यादा ब्लड पांव पे चला गया, अब ये रिसर्कुलेशन करके ब्लड ब्रेन को कम होने मत देना। तो ब्रेन का, हार्ट का आउटपुट बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, और पेरिफेरी में जो भी वेसल्स है उसको वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गए, और स्किन का जो भी ब्लड है वो रिसर्कुलेट करके इसको कॉम्पनसेट करके ब्लड में सर्कुलेशन मेंटेन करेगा। ये नॉर्मल। तो चक्कर नहीं आएगा। जो भी पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है उनको ये ब्लड पांव की तरफ जा रहा है, बैरोरिसेप्टर्स ठीक से सेंस नहीं कर रहा है, तो हार्ट को मैसेज नहीं आ रहा है, तो ब्लड इतना चला गया तो ब्लड आउटपुट कम हो जाएगा। और इधर स्प्लीन बोल के है, उधर उसमें कंस्ट्रक्शन होता है, उसका भी ठीक नहीं हुआ। ब्लड का आउटपुट, खून ज्यादा नहीं निकलता कॉम्पेंसेट करने के लिए, हार्ट रेट इतना ठीक नहीं, हार्ट रेट बढ़ नहीं रहा है, तो ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो क्या होगा? उसको गिडीनेस हो जाएगा। गिडीनेस होने से उससे गिरने का चांसेस है। जब भी ऐसा होता है, बेड से बैठने के टाइम में नहीं तो खड़ने के टाइम में ऐसा होता है, बीपी फॉल होता है, तो उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहने के लिए बीपी का डिफरेंस कितना होना चाहिए? सिस्टोलिक बीपी 20 मिलीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए,
नहीं तो डायस्टोलिक बीपी जो नीचे वाला लिखा है उसका 10 मिलीमीटर डिफरेंस होना चाहिए और खड़के 3 मिनट के अंदर यह होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, ये जो भी पेशेंट कंप्लेन है वो आके हमें बताएंगे, डॉक्टर हिस्ट्री टिपिकल रहेगा, वो आके बताएंगे डॉक्टर हमको ऐसा प्रॉब्लम है, तभी हमें समझ आ जाएगा कि ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होने का चांसेस है। बट जब वो आते हैं वो बताएंगे ये हुआ था 3-4 दिन के पहले, अभी तो नॉर्मल है। वो टाइम में बीपी खड़ के देखेंगे, बैठ के लेटा के देखेंगे तो मिलने का चांसेस कम है। जब प्रॉब्लम है उस टाइम में देखेंगे तो डायग्नोसिस जल्दी मिल जाएगा हमें। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए बीपी का डिफरेंस मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट इसका रीजंस क्या है। एक, ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन नॉर्मल बंदा को भी हो सकता है, वो पेशेंट नहीं है, फिजियोलॉजिकल कहते हैं उसको। पेशेंट्स को हो सकता है, उसका रीजन एंडोक्राइन हो सकता है, नहीं तो नर्व का प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो टैबलेट की वजह से हो सकता है, ये पैथोलॉजिकल। और लास्ट टैबलेट की वजह से एंडोक्राइन है और ऑटोनॉमिक सिस्टम का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, लास्ट में टैबलेट की वजह से। एक एक करके देखिए। फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल बंदों को हो सकता है वो पेशेंट नहीं है, ये कॉमन हम रोज रोज देखते हैं। जो पेशेंट, जो बंदा फास्टिंग ज्यादा कर रहा है, उपवास ज्यादा कर रहा है और खाना भी ठीक से नहीं ले रहा है, उसको आने का चांसेस है। जो धूप में बहुत टाइम खड़ा हुआ है और पानी ठीक से नहीं पी रहा है, उसका चांसेस है। और एक्सरसाइज ज्यादा कर रहा है, एक्सर्ट ज्यादा कर रहा है, स्ट्रेन ज्यादा कर रहा है, पानी, नमक का पानी ठीक से ले नहीं रहा है। और जिसको इमोशन ज्यादा है, उसको समझो किसी के पास हम जाके उनको बता रहे हैं कि उसका, हमें पता है उसका क्लोज रिलेटिव है, बहुत क्लोज है, उसके पास जाके हम बोल रहे हैं कि वो बंदा जो है वो, उसका देहांत हो गया, सडन से बोलेंगे तो वो खड़के तभी कोलैप्स होने का चांसेस। कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल में आके ब्लड देखने से गिर जाते हैं, नीडल चुबाने के टाइम में बेहोश होकर गिर जाते हैं, कुछ प्रोसीजर देखने के टाइम में गिर जाते हैं डर की वजह से, वो भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में हो सकता है। और बुखार है, वो भी हो सकता है। तो ये सब फिजियोलॉजिकल है, ये ट्रीटमेंट करने के लिए, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन भी नहीं चाहिए, एक डॉक्टर भी नहीं चाहिए। जो बंदा नजदीक है, वो आम बंदा है, वो उनको हेल्प करेगा। पैथोलॉजिकल, पेशेंट प्रॉब्लमैटिक, प्रॉब्लम है उसको, तो एक एक करके देखेंगे। इसमें पहले वाला एंडोक्राइन प्रॉब्लम, एंडोक्राइन प्रॉब्लम में थायराइड प्रॉब्लम है तो हो सकता है, किडनी के ऊपर एड्रिनल बोल के ग्लैंड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है। सेकंड, ऑटोनोमस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमस सिस्टम बोल के एक सिस्टम है। ऑटोनोमस मतलब सेल्फ। एक थोड़ा एग्जाम्पल बताता हूं। हम कुछ खा रहे हैं, जब तक वो निवाला मुंह के अंदर है, फूड बॉर्डर्स मुंह के अंदर है, वो हमारे कंट्रोल पे है। एक बार अंदर ले लिया पर हमारा कंट्रोल में नहीं है, तो फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, वो अपने आप काम करता है। हार्ट का हार्ट रेट का बीट हमारा कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप काम करता है। अपने आप मतलब ऑटोनोमस सिस्टम की वजह से काम कर रहा है, सेपरेट सा सिस्टम है बॉडी। तो ये जो है, ये ऑटोनोमस सिस्टम, जब इसमें प्रॉब्लम है, इस बंदे में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। अभी इसमें सेंट्रल कॉज जो है पार्किंसनिज्म कॉमन कंडीशन है, नहीं तो कुछ भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज में ऐसा हो सकता है। सेकंड, पेरिफेरल, ये बहुत कॉमन है, पेरिफेरल बहुत कॉमन है। डायबिटिक पेशेंट बहुत सालों से डायबिटिक प्रॉब्लम है, तो भाई ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, फिर भी डिसीज होने के कारण थोड़ा थोड़ा करके नर्व्स डैमेज होने का चांसेस है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं उसको। उस पेशेंट्स में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉमन है। ऐसा ही विटामिन B12 फोलेट डेफिशिएंसी कम है तो भी हो सकता है। अभी तीसरा कारण, जिसको भी हार्ट फेलियर है उसको हो सकता है, किसको हार्ट अटैक आया है उसको भी हो सकता है, जिसका कार्डियक रिदम ठीक नहीं है, मतलब ठीक से हार्ट बीट ठीक नहीं है उनका, कितना होना चाहिए, 60 to 80 होना चाहिए, वो 60 to 80 नहीं है, कम हो रहा है, नहीं तो इर्रेगुलर बीट कर रहा है, उनको भी हो सकता है। जिनका वाल्व ठीक नहीं कर रहा है, स्पेशली आयोटिक स्टेनोसिस,
उनको भी ऐसा हो सकता है, खड़ने से तुरंत उनको सर चकराता है। अभी लास्ट वाला याट्रोजेनिक, मतलब जो इंसान प्रॉब्लम क्रिएट किया है। इसमें पेशेंट कुछ दवा ले रहे हैं, जैसे कि सेडेटिव्स ले रहे हैं, नींद के दवाई, नहीं तो साइकेट्रिक पेशेंट है उसका दवा ले रहे हैं, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई है उसका दवा ले रहे हैं, नहीं तो किडनी प्रॉब्लम है, यूरिन ज्यादा जाने के लिए उसका दवा ले रहे हैं। ऐसा जब भी ये दवा का डोज बदल गया है, स्पेशली जो बढ़ गया है, तो ऐसा होने का चांसेस है। तो मैंने आपको रीजंस बता दिया, और ये आपको पता होना चाहिए कि मैं बता रहा हूं कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन बढ़ेगा जितना एज बढ़ेगा। इससे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट इतना तो बताना चाहता हूं, जितना ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन बार बार आएगा, स्पेशली एज पेशेंट्स में, उनको हार्ट प्रॉब्लम आने का, नहीं तो एक साइड वीकनेस, स्ट्रोक आने का चांसेस बढ़ेगा। अभी इसका सिम्टम्स कैसा शुरू होता है? बहुत टाइम बेड में लेटने के बाद बंदा खड़ने के लिए ट्राई करता है, नहीं तो बैठने के लिए ट्राई करता है। उस टाइम में पहले उसको सर भारी लगेगा, उसके बाद उसका विजन थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, पसीना छूटेगा, दिल फटफट करेगा, उसके बाद चक्कर आएगा। चक्कर आने से नीचे गिर जाएगा, बट बेहोश नहीं जाएगा। उसको बुलाएंगे तो रेस्पॉन्ड करेगा, थोड़ा टाइम में उठ भी जाएगा। ये इनका कंप्लेंट्स है। अभी इसका इन्वेस्टिगेशंस जो फिजियोलॉजिकल है, इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, वो आम बंदा भी ट्रीट कर रहे हैं। कहीं भीड़ पे खड़े हैं, नहीं तो कोई बहुत गर्मी में खड़ के स्वेट कर रहे हैं, उधर गिर गए, तो पास वाले जो भी है आके मदद करके उसको बिठा के, कोई आके फंका भी करेगा और उसको बिठा के थोड़ा लिटाएंगे। उसके बाद बेहोश आने के बाद फेस में थोड़ा पानी डालेंगे, उसके बाद पानी थोड़ा पीने के लिए देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो वो टाइम में रश के पास में खड़ना देखना अवॉइड करके पानी कुछ पिला लिया, नमक जूस कुछ दे दिया तो ठीक हो जाएगा। टेस्ट कुछ नहीं चाहिए। जो पैथोलॉजिकल है वो रीजन देखने के लिए, क्या रीजन आया देखने के लिए हमें टेस्ट चाहिए। ब्लड कम होगा, हीमोग्लोबिन कम है तो हो सकता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, तो ब्लड टेस्ट चेक करना चाहिए। थायराइड कम हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है तो हो सकता है थायराइड फंक्शन टेस्ट करना चाहिए। आंख में, जिस्म में खून कम है, सोडियम कम है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम है तो इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट में शुगर कंट्रोल नहीं है तो वो चेक करने के लिए ब्लड शुगर का कितना है चेक करना चाहिए। थायराइड का मैंने बता दिया। ये सब देखे नॉर्मल है तो हार्ट का प्रॉब्लम देखने के लिए पहले ईसीजी से शुरू करते हैं, उसके बाद चाहिए तो हॉल्टर चेक करते हैं, उसके बाद चाहिए तो ट्रेडमिल करेंगे। ये सब करके नॉर्मल है तो न्यूरोसर्जन ने तो न्यूरो फिजिशियन को मिलके ब्रेन का प्रॉब्लम्स देखने के लिए एमआरआई स्कैन करना पड़ेगा। ये हुआ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि पाँव में वेरिकोज वेन बढ़ने से भी होता है, तो उसके लिए हमें डॉपलर करना पड़ता है उसका सीवियरिटी देखने के लिए। तो ये हुआ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। फिजियोलॉजिकल मैंने 2-3 बार बता दिया है कि डॉक्टर का यूज नहीं है, कोई भी बंदा जाके हेल्प कर सकता है। तो पैथोलॉजिकल में प्रॉब्लम है, देखें कि ये बार बार ना आए। तो जो भी रीजन है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, जो भी रीजन हो वो रीजन को हटा देंगे तो ये ट्रीट होने का चांसेस है। अब समझो बंदा बहुत टाइम में धूप में खड़ा हुआ, उसको पता है ऐसा आने का चांसेस है तो उसको अवॉइड करना है। वो क्राउड में जाके खड़ा हो रहा है, उसको पता है ऐसा आने के चांसेस है तो वो क्राउड अवॉइड करना चाहिए। और खून से डर है, प्रोसीजर से डर है, देखना नहीं चाहिए। कुछ नीडल डालने से डर है तो डिस्ट्रैक्ट करके और कोई बात करके बैठना है। तो ये फिजियोलॉजिकल है। बहुत टाइम खड़ने का प्रॉब्लम है तो पाँव में स्टॉकिंग्स पहनना चाहिए। स्टॉकिंग जो है पाँव से हिप तक आए, वेस्ट तक आए, वो पहनना चाहिए। जिसमें पानी कम है, पानी ज्यादा पीना चाहिए, बीच बीच में नमक का पानी भी पीना चाहिए। और बुखार है, बीपी तो बुखार कम करने के लिए दवा लेना चाहिए। बीपी ज्यादा है, ये कंडीशन में वो टैबलेट ज्यादा ले लिया तो
टैबलेट का डोसेज एडजस्ट करना चाहिए, जो भी टैबलेट ले रहे हैं। और शुगर डायबिटिक पेशेंट है, वो ठीक से दवा नहीं ले रहे हैं, तो दवा ले रहे हैं, ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसको रेगुलराइज करना चाहिए। और उसके साथ साथ में प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग तो मैंने बता दिया। और साथ साथ में कभी कभी क्या होता है कि थोड़े बंदे ऐसा भी प्रश्न करते हैं, आगे बताते हैं कि खाने के बाद तुरंत जब खड़ते हैं तब होता है। तो इसका रीजन क्या है? तो उनका खाने का डाइट जो है, उन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करना चाहिए, तो ये अपने आप चला जाएगा। तो ये हुआ रीजंस। अब पेशेंट आके बताते हैं कि डॉक्टर ये रीजन है, हम कर लेंगे सब, अब घर में कुछ तो बताइए जो जब बेड से उठ के जाएंगे तो कुछ कम होने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ तो बताइए। तो मैं आपको एक वीडियो बताता हूं, बेड में उठने का तरीका कैसा है। पहले सोने के टाइम में आपको हेड पिलो तो यूज करना है, तकिया यूज करना है, हेड पिलो यूज करना है। तो ये वीडियो देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसा उठना है बेड में। जो पेशेंट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है उनको कैसे उठना चाहिए। जागने के बाद पहले बेड में बैठा होना चाहिए, बेड में ही एटलीस्ट एक 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट बैठना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे सिर्फ पांव बेड के बाहर, और 30 सेकेंड तक पांव हिलाते रहना है, क्योंकि पांव का जो भी सर्कुलेशन है उसको नॉर्मल करने के लिए। उसके बाद 30 सेकेंड के बाद खड़े होना चाहिए। खड़े होने 15 सेकेंड में तो 30 सेकेंड खड़े होना चाहिए, और छोटा सा एक्सरसाइज, एक पकड़ रख के पांव कॉन्सेंट्रेट करो आप, धीरे धीरे अपने आप ऊपर उठा करने के लिए देखो, हील ऊपर करना चाहिए। ऐसा 5-6 बार करेंगे तो ठीक है। जब भी ये करेंगे कुछ पकड़ होना चाहिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे चलना है। ये हुआ उसका टेक्निक, कैसा उठना है इसका टेक्निक। और इसमें बहुत सारा दवा है, बट ये दवा जो भी है वो नॉर्मल कंडीशन जो है वो ट्रीट करने के बाद ठीक नहीं हुआ तो देते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो जो भी मैंने इतना रीजंस बताया, वो रीजंस हटाएंगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हम ट्रीट भी कर सकते हैं, और इसका प्रिवेंशन भी हो जाएगा। और बेड से कैसे उठना है, उसका तरीका क्या है, काफ मसल्स का एक्सरसाइज कैसा है, ये भी मैंने बता दिया। तो प्राइमरी कंडीशन जो भी है उसको ठीक करेंगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। शुक्रिया।